चूँकि हमसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप लोग नहीं किए हैं और 4 धाम का भी दर्शन हम लोग आप नहीं किए हैं। मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आई हूँ, चाहे वो सोमनाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ, ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन। रेट लगा रहा था बैठने के लिए पेट्रोल, ये क्या बोलते हैं आपका, रेलवे किनारे का महिला लोगों का रेट लगा रहा था कि ऐसे से आते हैं, वैश्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। वही चीज़ इनकी बहन बेटियों को बोलते तब क्या करते कि जो आदिवासी महिला ST से आते हैं इसलिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्या। पिछले जो कॉन्क्लेव में जो हुआ उसमें गुरु द्रोणाचार्य के बारे में को लेके मुझे बहुत ट्रोल किया गया, जिसके लिए मैंने यथा सबसे किसी को आहत पहुंचा तो क्षमा भी मांग लिया। क्षमा मांगने के बावजूद कुछ लोगों को हो सकता है पब्लिसिटी चाहिए। आप राजस्थान में चले जाइए, एक बच्चा घड़ा से पानी पी लिया नीच जात का, तो उसमें और तो मतलब क्या, मतलब यही थोपने की कोशिश करें, नहीं अब तुम गिरगिट जैसा तुम थूक के, हम लोग थूक रहे उसको चाटो तभी माफ़ करेंगे। जब हम लोग गुमला प्रोग्राम करने गए थे तो वहाँ ये अंजन धाम, हाँ अंजन धाम का ही है, वो बनवाया था मैंने वहाँ पर। कलावा में आपकी आस्था है? हम देखिए वो ऐसा भी कोई भी बहुत जगह जाते हैं नेगेटिव जहाँ एनर्जी होता है तो झारखंड, जल जंगल जमीन का झारखंड, आदिवासी मूलवासी और यहाँ के रहने वाले लोगों का झारखंड। झारखंड राज्य जब बिहार से अलग हुआ तो इसको लेकर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी। कुछ हद तक कुछ महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई, लेकिन कुछ पर अभी भी सवाल है। झारखंड की विकास की गति कितनी हुई नहीं हुई, इन चीज़ों पर अभी भी सवाल है। अदा कदा इन चीज़ों पे सवाल उठाए जाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री CM हेमंत सोरेन हैं। इसके साथ ही अभी पिछले कुछ दिनों से झारखंड में एक महिला नेत्री को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने एक बयान दिया जिसे लेकर उनके खिलाफ SC ST मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि साइबर थाने में FIR भी दर्ज किया गया। उस नेत्री का नाम है ज्योत्सना किरकिट्टा। ज्योत्सना आज हमारे साथ है। ज्योत्सना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ज्योत्सना से हम हर एक सवाल करेंगे जो आपके मन में है, क्योंकि इससे पहले जो अधिवक्ता ज्योति आनंद थी उनके नेतृत्व में जो टीम FIR करने पहुंची थी, मैंने ज्योति आनंद से भी बात की, मैंने उनकी भी बात सुनी, क्योंकि हम पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो हर वर्ग हर किसी की बात को जनता के सामने रखना हमारा काम है। तो अब पहला पक्ष का इंटरव्यू आप देख चुके हैं, अब दूसरे पक्ष है ज्योत्सना किरकिट्टा। आज हम ज्योत्सना से भी बात करने के लिए आए हैं कि ज्योत्सना के इस बयान के क्या मायने हैं। झारखंड की सियासत में काफ़ी कम ऐसी महिला आदिवासी नेत्री खासकर निकली जो इतनी वोकल हों, जिनकी बातें इतनी लोग सुनने के लिए हों। तो ज्योत्सना की आगे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या है, साथ ही निशा भगत प्रकरण जो हुआ मुंडन का, उसे लेकर ज्योत्सना क्या सोचती है, हम सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ज्योत्सना से बात करते हैं। ज्योत्सना, एक विवाद बहुत गहराया हुआ है गुरु द्रोणाचार्य के को लेकर जो आपकी टिप्पणी थी, आखिर ऐसा क्या हुआ? ज्योत्सना क्या सोचती हैं? ज्योत्सना एक पढ़ी लिखी लड़की हैं जो हम लोग जानते हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, काफ़ी जागरूक हैं। तो आखिर आपकी सोच थी उसमें, आपकी स्मृति में ये चीज़ आई और आपने गुरु द्रोणाचार्य के खिलाफ जो ये बयान दिया, तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जोहार आपके चैनल के माध्यम से। और जैसे आपने अभी पिछले जो कॉन्क्लेव में जो हुआ उसमें गुरु द्रोणाचार्य के बारे में को लेके मुझे बहुत ट्रोल किया गया, जिसके लिए मैंने यथा सबसे किसी को आहत पहुंचा तो क्षमा भी मांग लिया। क्षमा मांगने के बावजूद कुछ लोगों को हो सकता है पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी स्टंट या फेमस होने के लिए। बाकायदा क्षमा मांगने के बाद भी मुझे वो लोग नहीं बोल रहे हैं जो उस समय, और रही द्रोणाचार्य की बात तो मैंने एक उदाहरण दिया था, उसके जगह पे कोई और भी हो सकता है। मैंने कि शीर्ष पर बैठे नीचे के लोग को जो दबाते हैं उनके लिए मैंने वो उदाहरण देने का मतलब मेरा वो था। लेकिन ठीक है, मैंने नाम लिया, उससे किसी को क्षमा आहत हुआ तो मैं क्षमा भी मांगी। बाकायदा इसमें मैंने सोशल मीडिया पे जारी भी किया और जो डाला था उसको डिलीट भी कर दिया था मैंने। बाकी उसके बावजूद भी आप ज़बरदस्ती एक बात को तूल दे रहे हो पब्लिसिटी स्टंट के लिए, तो मैं उन्हीं लोगों को बोलना चाहूँगी जो बाकी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे विरोधी हैं या फिर जो FIR करने गए थे, मैं उन्हीं को बोलूँगी। वो बोले कि आहत पहुँचा, तो मैं पूछना चाहूँगी, जब मध्य प्रदेश में एक 16 व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया गया तो उसको तो जान से नहीं मारे आप लोग, जो पेशाब किया उस समय इन लोगों को आहत नहीं पहुंचा। मणिपुर में जो नग्न तरीके से एक आदिवासी महिला को लंगर करके मारा गया, उस समय इनको आहत नहीं पहुंचा। हाँ, आप यूपी चले जाइए, यूपी के इटावा में
एक कथा तो उधर चलते रहता है, बहुत सारा कथा। हाँ हाँ, तो कथावाचक एक दलित समाज के व्यक्ति को यादव भाई कर रहे थे और एक गिरी जी कर रहे थे। तो जब कथा करते तो उनसे जाके पूछा गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो बोला हम लोग कथा कर रहे हैं। तो किस जात से है, तो वो लोग बोला कि बताया कि हम यादव जात से हैं और एक शायद दलित ही समाज के थे गिरी जी। तो इन लोगों को जात पूछा तो फिर ये लोग बताया, तो बोला नहीं इस जात के लोग कथा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनको मारा भी गया। फिर इन लोगों को माफ़ी कैसे एक्सेप्ट किया जाए, इन लोगों को शुद्धिकरण कैसे किया जाए, ये लोग तो गलत बोला। तो उसके ऊपर एक महिला से मूत्र पेशाब कराकर उनके ऊपर छिड़काव किया गया कि इनको शुद्धिकरण करो। तो ये क्या, ये कौन सा सही है? ये इनको उसमें आहत नहीं पहुंचा। आप महाराष्ट्र के नांदेड़ चले जाइए, एक विचारधारा संविधानिक भीम को मानता था वो लड़का, उसको बोला कि तुमको शादी करने के लिए ये बनना पड़ेगा, और तुम उसको गोली मार दिए, गोली मारने के बाद माथा कुचल दिए, उसमें इन लोगों को आहत नहीं पहुंचा। आप राजस्थान में चले जाइए, एक बच्चा घड़ा से पानी पी लिया नीच जात का, तो उसमें उसको जान से मार दिया गया, उसमें इन लोगों को आहत नहीं पहुंचा। और ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण दूंगी, यूपी में एक दलित को मारा गया, उसमें इन लोगों को आहत नहीं पहुंचा। हाथरस वाला कांड उठा के देख लीजिए, उसमें ये लोगों को आहत नहीं पहुंचा। और उतनी से आप बिहारी चले जाइए ना जी, पटना के मेडिकल कॉलेज में लड़का लड़की शादी करता है और लड़का दलित था इसलिए उसको जाके मेडिकल कॉलेज में ही मार दिया गया, उसमें लोगों को आहत नहीं पहुंचा। आप अपना स्टंट बढ़ाने के लिए या फिर पब्लिसिटी स्टंट के लिए दूसरों को क्या नीचा दिखा रहे हैं? आग में घी डालने का काम मत कीजिए। मैंने उन सब जैसे ठेस पहुंचा उनको तो मैं माफी मांग ली भाई, तो अब क्या करूं मैं, मतलब क्या करूं मैं? और बताओ आप क्या, मतलब उससे ज्यादा क्या करना पड़ेगा कि ये माफ कर देंगे? ज्योत्सना, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने जो सारे एग्जाम्पल गिनाए बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन ज्योत्सना कहीं आपको नहीं लगता कि हम गांधी के देश में रहने वाले लोग हैं, हम उस भीमराव अंबेडकर के देश के रहने वाले लोग हैं जिन्होंने संविधान में सबको इक्वल राइट्स देने का काम किया? ठीक है, जिन लोगों ने किया वो गलत है, लेकिन अब क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी युवा हैं, हम लोग एक अब युवा वर्ग हैं, तो हमारा भी तो एक दायित्व बनता है कि चलो जो गलतियां उन्होंने की उसे हम सुधारने का काम करें। अगर जैसे को तैसा, हम तो उस गांधी के देश के रहने वाले लोग हैं, जब उनको एक थप्पड़ दो दूसरा गाल। हाँ, अब देखिए हुआ ना वही चीज अभी मेरे साथ हो रहा है। माफी मांग ली तो और दबाने का क्यों कोशिश कर रहे हैं आप लोग हमको? और तो मतलब क्या, मतलब यही थोपने की कोशिश करें, नहीं अब तुम गिरगिट जैसा तुम थूक के, हम लोग थूक रहे उसको चाटो तभी माफ करेंगे। इतना दबाने की कोशिश मत कीजिए। आदिवासी महिला एसटी से आते हैं इसलिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बार बार एक ही बात को लेके लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। अरे भाई क्षमा तो मांगे, अब उससे तो क्या करें हम? अब उसमें कुछ ही लोग जो वहां पे गए हैं उन्हीं को मैं बोल रही हूँ, मतलब उससे और क्या हो सकता है? इतना लोग बड़ा बड़ा लोग, नेता प्रतिमंडल का जो लोग इतना गंदा गंदा गाली देता है, वो लोग तो किसी से माफी मांगने नहीं गया एक दूसरे से। आपका यहाँ देखिए, एक मध्य प्रदेश में आईएएस संतोष शर्मा थे, उन्होंने एक अपनी जाति के लिए बात कही, नीची जाति को कैसे पिछड़ापन को दूर करे, तो उसको देखिए वहां नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, आईएएस की नौकरी से। और बकायदा ये भी बोला गया कि इसका जो गर्दन काटेगा उसके ₹1,00,000 का इनामी घोषित करूंगा। ऐसे बताइए, तो ऐसा सोच अभी भी है कि आप अगर किसी चीज के लिए आवाज उठाते हो तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किसी के भावना को आहत हुआ तो उसके लिए क्षमा मांगी, फिर भी लोग जबरदस्ती मेरा गला पकड़ के तूल पकड़े हुए कि ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। और अमित महतो से ये लोग हमको कंपेयर करने लगे। मैडम, अमित महतो जो गाली दिया है ना, जाके उठा के आप देख लीजिए, वही गाली आपको पड़ता है ना, तो आप क्या करती है उसका ठिकाना भी नहीं है। वो तो हम आदिवासी, हमें सहन शक्ति है कि हमारे ऊपर जो भी सहन शक्ति है हमारे ऊपर बर्दाश्त करने का किसी भी चीज का, कि मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। यही कुर्मी समुदाय का ही एक और लड़का था जो रामगढ़ में जो अपनी ही समुदाय की महिलाओं को, कुर्मी समुदाय कुर्मी को ही गाली दिया था, तब वो लड़का को कैसे बुटी मोड़ से मार मार के ले गया था, थप्पड़ खूब मारा गया था। हम तो फिर भी उसको मारे नहीं, क्योंकि संविधान को हम मानते हैं, कानून को मानते हैं, हम पढ़ी लिखे हैं, हम जाहिल वाला काम नहीं करते हैं, कानून को मानते हैं। माफी कब मांगा? प्रमाण है आपके पास माफी मांगा? हमसे तो माफी नहीं मांगा। वो तो वहां भी चौड़ में बोलते जा रहा है। आपका मेडिकल जब उसको ले गया गया कि इससे लिया हुआ है, उसके संरक्षण में ये लोग ऐसा काम करिए, ऐसे चौड़ में माफी तो हमसे नहीं मांगा गया। और माफी मांगने की बात कब माफी मांगा है? पुलिस से पकड़ाया तब वो ये सब बात बोलते हुए फिर भी जा रहा है, वो माफी नहीं मांगा हमसे। माफी मांगता तो मेरा में तो हिम्मत नहीं था, हिम्मत था कि माफ कर देते, लेकिन हम तुमको मारे नहीं, कानून का सहारा लिए, है ना। अभी भी हम लोग आदिवासी महिला संविधान को मानते हैं। और सिर्फ यहाँ एसटी की बात मैंने नहीं की थी, एसटी एससी ओबीसी आप लोगों को के ऊपर भी शासन हुआ था, भूल गए क्या? बाकी इतिहास किसी से छुपा नहीं है। अमित महतो से कंपेयर कर, अमित महतो जाके उठा के देखिए ना, गाली रेट लगा रहा था बैठने के लिए, पेट्रोल ये क्या बोलते हैं आपका, रेलवे किनारे का महिला लोगों का रेट लगा रहा था कि ऐसे से आते हैं, वैश्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। वही चीज इनकी बहन बेटियों को बोलते तब क्या क्या करते? तब तो उसको हो सकता है जान से मार देते। लेकिन हम तो संविधान का कानून मेरे सामने खड़ा था, हम तो
चाहते तो नहीं मार सकते थे, पूरा आदिवासी संगठन था मेरे साथ, मार सकते थे, लेकिन हम लोग कानून मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इसीलिए छोड़ दिए। उदाहरण में देखिए ना, वो लोग कानून को नहीं माना, संविधान को नहीं माना, रामगढ़ में क्यों मारा? वो लड़का को जाके देता पुलिस को। तो ये दोहरा नीति नहीं चलेगा, मानना होगा तो एक चीज को मानिए, तो मत मानिए। आप आग में घी डालने का आप लोग काम मत कीजिए, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, अपना मुंह चमकाने के लिए। देखिए, हिंसा तो कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता एकदम से। दिक्कत ये नहीं है भैया, मैं एक बोलूंगी, दिक्कत आरक्षण से नहीं है, बल्कि दिक्कत इसलिए है कि नीचे बैठने वाले लोग आज कुर्सी साथ में शेयर करके बैठ रहे हैं, दिक्कत इस चीज से है। ज्योत्सना, ठीक है, इस चीज में आपकी विचारधारा ये है, मैं उस पर कटाक्ष बहुत नहीं। सारा मैं बात बोलूंगी, मुझे आग ही लगाना रहता तो बहुत सारा ऐसा बात है भाई। शोषण दलितों के ऊपर हुआ है, दलितों एसटी के ऊपर नहीं, एसटी एससी ओबीसी सबके ऊपर हुआ है। आप स्तनकर का बात उठा के देख लीजिए ना। चलो मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी तो और विवाद बढ़ जाएगा। आप गूगल में ही सर्च मार लो या यूट्यूब में ही सर्च मार लो, स्तनकर ही सर्च मार लो ना, मार लो आप, किसके ऊपर पीड़ित कौन है और कौन उसका फायदा उठाया है, कौन उसका कर लिया है, सिर्फ इतना ही कर लो। मैं नहीं बोलूंगी, चलो मैं चुप रहती हूँ, बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, भले मेरे पास लॉ का डिग्री नहीं है, लेकिन एक एक संविधान में पढ़ी हुई हूँ, मुझे पता है अपना राइट्स, हक, ठीक है। यहाँ जो अभी भी जाके उस आप जो भी वीडियो डालेगा और भी वीडियो लोग डाले, उसमें कमेंट्स में पढ़िए ना कौन कितना गंदा गंदा गाली दे रहा है। वो लोग माफी मांगा, वो लोग वापस ले सकता है। अब हम सबका मैटर लेके जाके तो एसटी से थाना में हम केस नहीं करेंगे। गुलगुलिया लोगों के मुंह हमको नहीं लगना है। आपका काम है, क्योंकि आप कुत्ते लोग हैं, भौंकते रहिए। हाथी चलना छोड़ देता है क्या? कुत्ता जब भौंकता है तो भौंकते रहो, जलते रहो। ज्योत्सना को फर्क नहीं पड़ता है। ज्योत्सना किसी आहत तो हुआ किसी समाज को, तो मैंने क्षमा भी मांगा, लेकिन आप इतना मत मेरा गला दबाइए। क्षमा मांगा तो गला ही पकड़ लीजिएगा। चलिए, ज्योत्सना से हम बात कर रहे थे। ज्योत्सना कह रही है कि उनसे जो गुरु द्रोणाचार्य का उन्होंने नाम लिया और उसके बाद जो शब्द का प्रयोग किया, हाँ ठीक। अभी भी ये लोग ठीक है, कानूनी रूप से प्रक्रिया में जाने तो ठीक है, कानून को हम जवाब देंगे। ये लोग हम सबको सर्टिफाइड ना दे ले चलेंगे, हम कानून को जवाब देंगे उसके हिसाब से। अगर मैं बहुत सारी बात है बोलने के लिए, तो हम इनको क्यों बताएं भाई? जिनको पहुंचा दुख हम क्षमा मांगे भाई। अब उससे ज्यादा हम क्या करें? क्या कर सकते उससे ज्यादा? नहीं, ज्योत्सना स्पष्ट रूप से कह रही है कि अगर उनकी बात से किसी की भावनाएं हर्ट हुई हैं तो मेरा नाम लेके वो क्षमा मांगे। है तो भाई करे पब्लिसिटी स्टंट, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, झारखंड आप देखेंगे, आप आदिवासी समाज से आती हैं, आज भी कई क्षेत्रों में आदिवासी दलित जो हमारे भाई रह रहे हैं, उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हो पाया है। आप देखेंगे, अब रांची से थोड़ा सा आगे निकलिए ना, 50-60 किलोमीटर आप आगे निकलिए, तो अभी भी आपको स्थिति वैसी की वैसी है। अब झारखंड में बहुत सारे आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, अभी सीएम हेमंत सोरेन का लगातार दूसरा टर्म से, तो आपको क्या लगता है कहाँ कमियां छूट रही है कि झारखंड, आखिर जिन आदिवासी मूलवासी लोगों के लिए झारखंड बना, विकास उन तक सही ढंग से नहीं पहुंच रहा? जी, अब देखिए, रिजर्वेशन 28 सीट है झारखंड में आदिवासियों का, तो वहाँ 28 सीट में 28 विधायक हैं जो कि आदिवासी हैं। वहाँ मुखिया भी आदिवासी होगा और आदिवासी लोग भी हैं वहाँ, तो उनको वहाँ पे खतरा और डर नहीं है। लेकिन आप उठा के लीजिए हजारीबाग, आप उठा के लीजिए पलामू, आप उठा के लीजिए आपका इधर धनबाद, बोकारो, यहाँ पे जितने भी आदिवासी लोग हैं या गरीब लोग हैं, दलित समाज है, यहाँ पे तो उनका विधायक नहीं है भाई, यहाँ पे तो जनरल सीट है। तो वो अपनी बात कहाँ से डेवलपमेंट हो पाएगा? चलो ठीक है, आदिवासी विधानसभा में जो हम मिला 28 सीट में, तो वहाँ तो मेरा कुछ भी मेरा उत्पीड़न रहा वो तो हम अपने विधायक को बोल दिए, क्योंकि वो आदिवासी ही समझेगा बात को। लेकिन उस जगह पे आप हाथ डाल के देखिए या फिर जाके देखिए ना, जहाँ पे आदिवासी विधायक नहीं है, वो किसको जाएंगे बोलने के लिए बात? और अभी भी जातिगत है, जाति है, तब तो महाराष्ट्र में नादेर में मारा गया, उसको राजस्थान में है, भले मुंह से बोलते नहीं है लोग, लेकिन अभी भी है। हम तो बार बार यही चीज को बोल रहे हैं, दिक्कत आरक्षण से। अगर उस दिन तो मैंने बोला आरक्षण की बात करते, ठीक है, आज मैं ये भी बोल रही हूँ कि दिक्कत आरक्षण से नहीं है, बल्कि बैठने वाले लोग, जो नीचे बैठने वाले लोग आज कुर्सी में बैठ रहे हैं, दिक्कत उससे है। बस मैं यही बोलूंगी, बाकी समझने वाले समझ जाइए। नहीं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही कि 28 सीट जो आरक्षित है, वहां पे उनकी बातें आपको लग रहा है कि जो 28 विधानसभा सीट है वहां पे विकास ठीक ढंग से पहुंच पाया? बाकी चलिए, बाकी रेस्ट ऑफ सीट्स पे हम बाद में बात करेंगे, उसका आकलन करेंगे। क्योंकि आप 28 सीटों की बात कर रही हैं, तो क्या वहां तक विकास पहुंच रहा है? आपको लग रहा है, क्योंकि आप उस समाज से आती हैं, उस समाज के लोगों तक जो अंतिम व्यक्ति, अगर जब हम बात करते हैं तो हम पहले व्यक्ति की बात नहीं करते। मैं ज्योत्सना किरकेट्टा की बात नहीं करूंगा, ज्योत्सना पढ़ी लिखी है, आज रांची में रह रही है, ठीक है, मैं ज्योत्सना किरकेट्टा की बात नहीं, मैं उस अंतिम व्यक्ति की बात करता हूं जो पंक्ति के सबसे आखिरी में खड़ा है, जब तक वहां विकास नहीं पहुंच
पहुंचती। जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक हमारा सवाल जारी रहेगा। क्या लगता है कि उस अंतिम व्यक्ति तक, उस अंतिम पायदान पे खड़े लोगों तक सरकार की पहुंच हो पा रही है? मैं बोलूँगी एक बात, अभी भी ये स्थिति, सही कहा आपने, ये स्थिति अभी भी 28 सीट में बनी हुई है। सब बहुत सारा पिछड़ा, अभी रांची की बात नहीं, ग्रामीण एरिया में आप चले जाइए, अभी घाटशिला में ही वहाँ 20-20 रुपए में आदिवासी महिला 20 रुपए एक पत्रकार ने दिया, तो दादी बोल रही है बोल बाबू के करें वोट देवे खाओ। मतलब ये स्थिति है। अभी भी लोग वहाँ पे पानी में बोत के भात खा रहे हैं, इतना गरीबी है उस जगह पे। तो इसमें जो भी विधायक रहे उनको सोचना चाहिए कि आप उस जगह के जनप्रतिनिधि बनते हैं। ठीक है, मेरा 28 सीट में भी जो भी आदिवासी विधायक है, हर समय विधायक चेंज होते रहता है, लेकिन उसमें जरूरत यह है कि आप अपना सिर्फ रोटी सेकने मत रहिए। एक एक घर में जाके क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सबको लिस्टिंग बाय लिस्टिंग आपने खुद विधायक ये काम करे, क्योंकि जनता आपको वोट दे के बनाई है। आप विधायक जी अपने पीछे आदमी मत रखिए कि वो प्रॉब्लम सबों का लाएगा तब आप समाधान कीजिएगा। जी नहीं, आप जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने हुए हैं, तो आप खुद जाइए सबों के घर, किसकी क्या दुर्गति है, क्या स्थिति है, मरनी छठनी जो भी हो। तो मैं अभी के जो प्रेजेंट विधायक है सबों को बोलूंगी, जो समस्याएं हैं, उस समस्याएं में जो दलदल में है, उस दलदल में फंसे हुए लोगों को निकाल के सुखा में लाने का काम कीजिए आप लोग, क्योंकि आपको जनप्रतिनिधि इसीलिए चुन के बनाया है। सही बात है। ठीक है, नहीं तो फिर अगर उस पर आप नहीं कीजिएगा तो सबका टर्म आता है एक चेंज होने का। अगर जनता नहीं पसंद करेगी, आप काम नहीं करोगे, तो बिल्कुल स्वतः वो आपको हटाएगी। ज्योत्सना, झारखंड में खासकर रांची और आसपास के जिलों में ये सरना आदिवासी और ईसाई आदिवासी को लेके काफी विवाद हुआ है। निशा भगत ये सब के नेतृत्व में रैली भी निकाली गई, मुंडन भी किया गया। आप इन दो टर्मों को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगी, सरना आदिवासी और ईसाई आदिवासी? क्या आप इस विवाद की जड़, इस विवाद की वजह आप क्या मानती हैं? देखिए, निशा बहन को मैं बोलूँगी कि इस उम्र में हर किसी के बस की बात नहीं है कि अपना केश दान कर दे, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए वो चीज़ करने के लिए। बाकी निशा बहन की जो सोच है, उनका अपना पर्सपेक्टिव था, हमारा अपना है। ठीक है, वो हमारा काम नहीं है, हम संविधान नहीं लिख सकते, या फिर हम नरेंद्र मोदी नहीं है, या फिर हम द्रौपदी मुर्मू नहीं है, वो हम नहीं, वो सेंट्रल का काम है। इसका डिसाइड हम और आप बैठ के नहीं कर सकते, तो वो चीज़ उन्हीं पे छोड़ना चाहिए। इस पे हम क्या कर पाएंगे। और हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने भी 1964 आसपास ये बात, 19 लमसम यही कुछ है, उसमें ये बात कही थी कि अगर गांव देहात में अगर स्कूल कोई बना रहा है तो भाई अच्छा है ना, हमारे आदिवासी बच्चे ही ना पढ़ेंगे, उस पर शिक्षित होंगे। क्योंकि हम लोगों को तो बहुत वर्ष पूर्व शिक्षा से भी बहुत दूर रखा गया है कि ये पढ़ने लगेंगे तो जानने लगेंगे हर चीज को। वही चीज हम पढ़ने लगे हैं, जानने लगे हैं और बोलने लगे हैं, तो लोगों को दिक्कत होने लगा है भाई। तो सबको राइट है ना बोलने का। मैं चूंकि बाबा भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी को मानती हूँ, संविधान को मानती हूँ, हमारे पूर्वज तो लड़े ही भाई। अब हम पेपर पेन से लड़ना चाहते हैं, फाइटा फाइटी थोड़ी लड़ेंगे हम आपसे। हम तो उस बिरसा मुंडा की इतिहास को फॉलो करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया, सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा। तो मतलब हमारे राज्य में महापुरुषों की कमी नहीं है जिन्होंने लड़ाई ही लड़ी है। शुरू से झारखंड का इतिहास रहा है, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़े ही हैं। और इसमें बहुत सारा ये बोल रहे थे कि सनातन धर्म का बोली, सनातन धर्म के बोली, सनातन धर्म के बारे में ऐसे वही लोग जो बोल रहे थे। एक मैं बात बोलना चाहूँगी, हमें मत बताइए सनातन धर्म क्या है, क्योंकि हमसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप लोग नहीं किए हैं, और 4 धाम का भी दर्शन हम लोग आप नहीं किए हैं। मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आई हूँ, चाहे वो सोमनाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ, ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन। ठीक है, और 4 धाम में द्वारिकाधीश भी मैं गई हूँ, ये दर्शन किए मैंने। आपका रामेश्वरम भी जो आपका 4 धाम में आता है, पूरी जगन्नाथ भी आता है, और आपका एक बद्रीनाथ, ये मैं 2 बार गई हूँ। तो आप हमें मत बताइए, जितना आप रिस्पेक्ट करते हैं उससे कई ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं करती हूँ। तो इसमें कार्ड मत आप खेलिए, मैंने उसको छेड़छाड़ नहीं किया है। सनातन धर्म की जितनी रिस्पेक्ट आप करते हैं मैं भी करती हूँ। मैं सनातन धर्म सभी जात धर्मों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये तूल को आप उस तूल में मत पकड़िए और लोगों के प्रति भड़काइए मत। आप लोग आग लगाने का काम मत कीजिए। जिसका खुद का अस्तित्व नहीं हो, दूसरों का अस्तित्व गिराने में लगे रहते हैं। जिसके अगर आप किसी के लिए चीता बनाओगे ना भैया, तो वही चीता में खुद जल के राख हो जाओगे। पीयूष मेरे कैमरामैन है, मैं पीयूष को बोलूंगा एक बार ज्योत्सना के हाथ पे आप जूम कीजिए। देखिए ज्योत्सना का हाथ में कलावा बंधा हुआ है, और कलावा आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कलावा कितना पवित्र माना जाता है। जो ज्योत्सना, इस कलावा के बारे में बताइए, क्या आस्था है?
ये जब हम लोग गुमला प्रोग्राम करने गए थे तो वहाँ ये अंजन धाम, हाँ अंजन धाम का ही है, वो बनवाया था मैंने वहाँ पे। तो कलावा में आपकी आस्था है? हम देखिए वो ऐसा भी कोई भी बहुत जगह जाते हैं नेगेटिव जहाँ एनर्जी होता है तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट तो होता है थोड़ा। ज्योत्सना, राजनीति को मैं सभी धर्मों के सम्मान करती हूँ भाई, सिर्फ हिंदू धर्म, जो भी धर्म है सभी धर्मों को मैं ठेस पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, या फिर मेरा कभी वैसा मुद्दा ही नहीं रहा है। यहाँ जाति और धर्म की मैं बात नहीं करती, जाति और धर्म के पीछे तो मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ कि हम लोग को जो नीचे दर्जा दिया गया है उसको आप लेवल पे रखिए, किसी को नीच या हीन भावना से मत देखिए, और जातिगत के आधार पर किसी की आप हत्या कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है। हक की बात है यहाँ पे, मैं आरक्षण की और हक की बात कर रही हूँ, मैं जाति और धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो बहुत कोई और भी अभी तो और भी कमेंट में आप देखिए ना, बहुत लोगों ने गंदी गंदी गालियां दी इस मैटर को लेके, है ना, बहुत गंदा गंदा गाली, वो हम और आप भी नहीं पढ़ पाएंगे, उतना देखेंगे तो हम सोच के बेहोश हो जाएंगे। अब उस जो गंदा गाली हमको इस मैटर में दिया, वो वापस वो अपना गंदा गाली लेगा, हमसे माफी मांगेगा वो? या एक दूसरे को बाबा भीमराव अम्बेडकर को कितना गाली गलौज करते हैं, उसके ऊपर एफआईआर तो नहीं होता है। हाँ, भगवान, बड़े बड़े भगवान को, कांग्रेस बीजेपी को भी देख लीजिए ना, एक दूसरे का नेता या भगवान को वो लोग गाली गलौज करते हैं कि हम लोग राम को नहीं मानते हैं, ऐसे नहीं करते, तो उनके ऊपर तो केस मुकदमा नहीं होता है। मैंने यहाँ बोला, उसके लिए माफी मांगा, मेरे ऊपर ऐसा कर दिया इन्होंने, वो भी माफीनामा के बाद भी। तो ये कहीं कहीं सोचो तो आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं हमको कहीं ना कहीं, यही सब बात है। ठीक है, ये आप सही बोल रही हैं। कई लोगों ने मुझे भी मना किया कि ज्योत्सना का इंटरव्यू आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, आपकी बातों को रखना चाहिए। ज्योत्सना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजनीति को लेकर आपकी क्या महत्वाकांक्षा है? क्योंकि आप लगातार अपने समाज की दबे कुचले, दलित, वंचित लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। तो क्योंकि देखिए, ये इसलिए नहीं है कि राजनीति में मुझे पोस्ट चाहिए, पैसा चाहिए, पद चाहिए, ये इसलिए भी होता है कि जब तक आप पावर में नहीं आएंगे तब तक अपने लोगों के लिए तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। ये एक फैक्ट है जो हम सभी को स्वीकारना होगा। तो उस पोजीशन को हासिल करने के लिए राजनीति को लेकर आपकी क्या महत्वाकांक्षा? देखिए, अभी तक जो मुद्दा में लड़ते हैं उसमें तो मेरा आदिवासी समर्थन साथ दिया है। अभी इसमें बहुत मैटर में, इसमें माफ़ी के लिए भी हम मांगे ना, तो बहुत कोई हमको बोला भी कि क्यों माफ़ी मांगे, आप तो सही बोले, लेकिन किसी को आहत पहुंचा इसलिए माफ़ी मांगे, लेकिन उसके लिए भी आप झुका रहे हैं हमको, बार बार झुका रहे हैं, क्योंकि हम दलित आदिवासी हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एसटी की बात नहीं, एसटी एससी ओबीसी की भी बात मैं कर रही हूँ, सब पिछड़े वर्ग में ही आते हैं। और रही बात राजनीति का, हाँ ठीक है, मेरे पीछे अभी कोई वैसा पावर बैंक खड़ा नहीं है, या फिर मेरे साथ कोई नहीं है। हम जो पढ़ते हैं लिखते हैं वही अभी तक हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और लोगों तक हमारी बातें पहुंचा रही है। कल को वैसा रहेगा मेरे पीछे खड़ा होने का, अब मेरे में अगर उस काबिलियत होगी, अगर हम आगे राजनीति में सफल हो सकते हैं तो फिर हम आएंगे, और मेरे में कैपेबिलिटी या नहीं होगी तो फिर आगे का हम बोल नहीं सकते हैं, वो तो किस्मत की बात है। हाँ, लेकिन आप कर्म सही करो, उगता हुआ सूरज को कोई छुपा नहीं सकता है, ठीक है, चाहे कितनों आंधी आए, चाहे कितनों तूफान आए, चाहे कितनों वर्षा हो, सूरज को तो उगना ही है भाई। तो बस वही बात है, उभरते हुए चीज़ है, उभरते हुए लोगों से बहुत जल को जलन होती है, तो जलते रहो, जल जल के मरते रहो, आई डोंट केयर। देखिए ज्योत्सना, अब आखिरी हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले आखिरी सवाल कि देखिए, कुर्मी और आदिवासी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप एक वर्ग के टारगेट पे आप रही हैं, लेकिन आपके बयानों से भी लगता है कि एक समुदाय टारगेट होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ, जैसे कुछ लोगों से ठीक है आपके वैचारिक लड़ाई हो सकती है, कम बोल रहे हैं, नहीं, ठीक है, मैं पूरा सवाल कंप्लीट कर लेते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे पूरे समुदाय को लेकर जब बोला जाता है तो हो सकता है ना, कुर्मी समुदाय में कुछ ऐसे लोग हों जिसे ज्योत्सना क्रिकेटर से कोई लेना देना नहीं हो। तो मैं ये बोलता हूँ कि एक समाज, जैसे व्यक्ति विशेष या फिर कुछ लोग हैं, कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग, कोई पार्टी से जुड़े हुए लोग, नो डाउट आपके ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर काफी टिप्पणी होती है, हम लोग ये भी देख रहे हैं, लेकिन क्या पूरे, हाँ, लेकिन पूरे समुदाय को टारगेट करना कितना सही है? मैं तो बार बार, मेरी लड़ाई गालीबाज लोगों से ही, मैं तो बार बार बोलती हूँ, गालीबाज लोग, गालीबाज गैंग। आप लोग इतना गलत गंदा गाली देते, तो आप अपना चरित्र को दिखाते हैं। वही चीज आपके माँ बहन के ऊपर पड़े तो कोई आदिवासी भाई, कोई कुर्मी भाई की बहन बेटी को ऐसा दिया है गाली गलौज? एक वो वीडियो हमको दिखा दीजिए ना। तो हम लोग में सहन करने का क्षमता है, हम लोग का परवरिश ऐसा नहीं कि किसी का माँ बहन को चरित्र पे बात करें, जलील करें, ठीक है, हम लोग फिर भी नहीं बोले। वो तो बोले अमित महतो को तो चाहे तो मार सकते थे हम लोग, यहाँ कानून को हाथ में ले सकते थे, लेकिन लिए, संवैधानिक रूप से हम लोग काम किए। यही अंतर है उन लोगों की महिलाओं में, यही अंतर है हम आदिवासी महिलाओं में। उसके ऊपर जब बात आया तो कैसा दौड़ा के रोड मार के ले गया रामगढ़।
हम लोग पे जब बात आया तो हम लोग पुलिस यहाँ पे लाया, सामने था लेकिन फिर भी नहीं मारे, कानून के रूप में हाथ दिया। आप किसी महिला के पर्सनल चरित्र पे जाते हैं और उस पर वैश्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गंदा गंदा गाली भी देते हैं और माफ़ी मांगा। कहाँ ऐसा माफ़ी मांगा है भाई? वीडियो दिखा दो, कब माफ़ी मांगा है? माफ़ीनामा कहाँ? जब पुलिस से पकड़ाया वहाँ पर भी वो चौड़ में था, और जब गया उसको वहाँ लेके उसका यूट्यूबर लोग आया तो हम ही पे एलिगेशन लगा रहा कि इसको कोई पैसा दिया है बोलने के लिए से, तो कब माफ़ी मांगा? माफ़ी तो अभी तक नहीं मांगा है वो, कहाँ कोई प्रमाण दिखा है माफ़ी मांगा? वो अपना करनी से गया, गाली तो और लोग भी दिया, सबको चुन चुन के हमको STS से केस करना चाहिए था, लेकिन हम तो नहीं किए भाई वो चीज़। जो ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा आप किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स का वो उसको लेके वो बोल रहा है बार बार, इंडिविजुअल कर रहा है, तो ऑब्वियस सुनेगा। यही चीज़ उन लोगों के माँ बहन पे पड़ता तो कैसा लगता? आदिवासी माँ बहन पे पड़ा तो बहुत खुशी मना रहे हैं आप लोग, गिनती गिनवा रहे हैं। एक एक चीज़ पढ़ती हूँ मैं, चाहूँ तो बोलूँगी तो आग लग जाएगा, लेकिन जब कंट्रोल की हूँ, कंट्रोल करने दीजिए। सामने जो है सब समाज का उसको बनाए रहने दीजिए, आग में घी डालने का काम मत कीजिए। माफी मांगे इसका मतलब ये नहीं कि दबा दीजिए आप लोग, ठीक है? अभी वो मत समझिए कि आदिवासी पढ़ाई से वंचित है, अभी सब आदिवासी पढ़ा लिखा है, अपना हक अधिकार के लिए लड़ना जानता है। भले लॉ का डिग्री नहीं है लेकिन लॉ के बारे में एक एक चीज की जानकारी है, और जैसे जैसे आप सवाल करोगे उसी हिसाब से हम जवाब देंगे। देखिए ये थी ज्योत्सना पेन पेपर रहे चाहे कुछ भी रहे, क्योंकि शुरू से मैंने संघर्ष किया और वो चीज़ मैंने झेला है, इसलिए आज इतना बोलती हूँ। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो राजनीतिक मैदान हो, सब मैदान में अव्वली रही हूँ, लेकिन सच को सच बोलना मैं जानती हूँ और गलत को गलत बोलना कभी हिम्मत है मेरे में। देखिए ये तो ज्योत्सना किरकट्टा, आप इनके विचारों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन जिस बेबाक तरीके से ये अपनी बात को रखती हैं, आपको इनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी कि आदिवासी समाज से आने के बाद भी ज्योत्सना जिस तरीके से अपनी बातों को रखती हैं, जिस मजबूती से अपने पक्ष को रखती हैं, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ जरूर है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।